अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 12 के प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 13 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 में हम लोग फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे राइट करते हैं। चैप्टर 12 तक हमने 3 जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन, वो कंप्लीट कर लिए हैं और इन तीनों स्ट्रक्चर्स की वजह से हम लोग कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। आज हम लोग जो स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली क्या है, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ी सी आसानी ऐड कर देते हैं। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हम लोग फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस को देखने से पहले, फंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या हुआ कि जब 1960s के बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस की तादाद में इजाफा होता गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कम्प्लेक्स या लार्ज सॉफ्टवेयर राइट होते गए, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ता गया। अब सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, सेम पीस ऑफ कोड हमें मल्टीपल प्लेसेस में चाहिए होता था। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर ये 4-5 लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये 5 लाइंस हैं इवन और ऑड प्रोग्राम नंबर के लिए, ठीक है। इस तरह से ये हमने प्रोग्राम लिखा है जो किसके लिए है, फैक्टोरियल के लिए है। अब अगर हमें फैक्टोरियल चाहिए फाइंड करना है तो ये 5 लाइंस लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने 100 लाइन लिखने के बाद फिर फैक्टोरियल फाइंड करना है, फिर यही लिखते हैं लाइन। फिर हमने 50 लाइंस लिखने के बाद फैक्टोरियल फाइंड करना है, यही लाइन लिखते हैं। इवन नंबर फाइंड करना है, यही लिखते हैं। तो सेम पीस ऑफ कोड क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, रेपिटेशन आ रही थी हमारे कोड के अंदर। तो इस रेपिटेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारे पास सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ता जा रहा था, नंबर ऑफ़ लाइंस इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन फंक्शनैलिटी वही है, फैक्टोरियल है, इवन और नंबर है, जस्ट फॉर एग्जांपल। इसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर का साइज़ बढ़ने में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, सॉफ्टवेयर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। सॉफ्टवेयर मेंटेन में क्या है कि अगर हमने चेंजेस करने हैं, लाइक फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में या सेट ऑफ लाइन्स में चेंजेस करने हैं, तो जहाँ जहाँ हमने फैक्टोरियल की लाइन्स लिखी हैं वहाँ हमें चेंजेस करने पड़ते थे। मिसाल के तौर पर फैक्टोरियल वाली लाइन जो है ये हमने प्रोग्राम के अंदर 50 दफ़ा यूज़ की हैं, तो जहाँ जहाँ हमने ये फैक्टोरियल की लाइन लिखी है वहाँ पे जाके चेंजेस करेंगे। तो लेट्स से हमने 48 में जाके चेंज कर दिए हैं, 2 में चेंजेस रह गए हैं, भूल गए हैं, तो हमारे प्रोग्राम का रिज़ल्ट गलत आता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ का सलूशन उन्होंने क्या किया, इसके सलूशन में उन्होंने यूज़ की गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते थे, मतलब इवन ऑड के लिए स्टेटमेंट्स लिखी हैं या फैक्टोरियल के लिए स्टेटमेंट्स लिखी हैं, प्रोग्राम के अंदर हम लोग जंप करवाते थे कंपाइलर को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू एन अदर पार्ट अनकंडीशनली। गो टू स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है टू मूव द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू एन अदर पार्ट विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। हम लोग क्या करते थे, जब भी फैक्टोरियल के लिए हमने फैक्टोरियल वाले लाइंस की ज़रूरत होती थी, हम लोग कंपाइलर को गो टू स्टेटमेंट से इस पीस ऑफ कोड के ऊपर भेज देते थे। जब वो कोड एग्जीक्यूट होता था, वापस उसे जहाँ से भेजा है उसे हम लोग वापस गो टू स्टेटमेंट से बैक बुला लेते थे। तो गो टू स्टेटमेंट से हमारे पास प्रोग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि हमें जो पीस ऑफ कोड है वो बार बार लिखना नहीं पड़ता, एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। जहाँ पर चाहिए हो रहा तो हम लोग उससे जंप करवा लेते थे कि वापस चले जाओ, वहाँ पे हमने ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते थे। गो टू स्टेटमेंट से प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रोग्राम में कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जा रही थी, बार बार हम लोग प्रोग्राम के अंदर जंप्स यूज़ करते थे। लाइक हम लोग फैक्टोरियल पे आए हैं, फैक्टोरियल एग्जीक्यूट किए, वापस जाना भूल गए कि कहाँ से आए थे, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास। और प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रा करना मुश्किल हो रहा था, प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जंप्स आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गो टू स्टेटमेंट की हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच ने, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लें। ऑल जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। मतलब आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें। पहला काम क्या हमने क्या किया है, डिवाइड एंड कंकर भी बोलते हैं, इससे टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं कि आपने क्या करना है, आपके पास लार्ज प्रॉब्लम है उसे आप छोटे छोटे स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करें, डेवलप सब प्रोग्राम्स फॉर ईच सब प्रॉब्लम। वो जो हमने सब प्रॉब्लम्स में एक प्रोग्राम को डिवाइड किया है, हर सब प्रॉब्लम के लिए क्या राइट करेंगे, प्रोग्राम राइट करेंगे। एंड ओवरऑल टास्क इज़ अचीव्ड बाय कलेक्टिव एफर्ट ऑफ दीज सब प्रोग्राम्स। जो हमारा एक्चुअल टास्क है वो सारे के सारे प्रोग्राम जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये मिल के परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है,
ये लार्ज प्रॉब्लम है L1, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्मॉल प्रॉब्लम्स में, लाइक P1 है ये स्मॉल प्रॉब्लम, P2, P3, P4, तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक प्रॉब्लम को। अब हम लोग क्या करेंगे, इस P1 के लिए एक प्रोग्राम राइट करेंगे, लाइक से हमारे पास ये PG1, ये प्रोग्राम 1 है जो इस स्मॉल P1 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। PG2 इस P2 के लिए राइट कर दिया। इसी तरह से PG3, ये 3 प्रोग्राम जो है ये प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करता है। इसी तरह से PG4 प्रोग्राम 4 ये P4 को सॉल्व करता है। अब हमारे पास क्या हो गया, आसानी होगी कि बजाय इसके कि एक लेंथी प्रोग्राम राइट करें, हम लोग स्मॉल प्रोग्राम्स राइट करें, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, एक तो हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास लेंथी लाइन का 100 लाइन का प्रोग्राम लिखने से आसान है 25-25 लाइन के 4 प्रोग्राम्स लिख लें, तो एक तो हमारे पास ये फ़ायदा हो गया। अब एक्चुअल प्रॉब्लम ये P1, P2, P3 नहीं है, प्रॉब्लम यही लार्ज प्रॉब्लम है L1 है, लाइक ठीक है। अब हमने क्योंकि P1, P2, P3, P4 का सोल्यूशन निकाल लिया प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, अब हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम जो L1 थी वो कैसे सॉल्व होगी, ये चारों प्रोग्राम्स को हम लोग कंबाइन करेंगे और ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है, ओवरऑल टास्क इज़ अचीव्ड बाय कलेक्टिव एफर्ट ऑफ दीज सब प्रोग्राम्स, कि हमारे पास जो ओवरऑल टास्क था, जो एक्चुअल टास्क है वो कैसे परफॉर्म होगा, ये सारे के सारे सब प्रोग्राम्स मिलकर परफॉर्म करेंगे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो प्रॉब्लम थी गो टू स्टेटमेंट की वो सॉल्व हो जाती है, वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होती है। अब यही जो हमारे पास सब प्रोग्राम्स हैं, सी लैंग्वेज इन सब प्रोग्राम्स को फंक्शंस का नाम देती है। सी फंक्शंस का नाम देती है। कुछ लैंग्वेजेस इन्हें सब प्रोसीजर बोलते हैं, कुछ लैंग्वेजेस इन्हें मेथड्स बोलती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इन्हें सब रूटीन बोलती हैं और कुछ लैंग्वेजेस इन्हें मॉड्यूल का नाम भी देती हैं। तो डिफरेंट नेम्स हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मीन्स सब प्रोग्राम अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अ स्मॉल सब प्रोग्राम, ठीक हो गया। तो फंक्शंस, सब प्रोसीजर, मेथड, सब रूटीन, मॉड्यूल एक ही कॉन्सेप्ट है। अब मेथड मेथड और फंक्शन तो एक ही चीज़ मीनिंग में यूज़ होता है। सब प्रोसीजर और फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, कैसे वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अच्छा, अब व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे पास। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम, फंक्शन इज़ अ सब प्रोग्राम। अब डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी काम करने के लिए हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, उसको क्या दे देते हैं? एक नेम दे देते हैं। लाइक इवन ऑड का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम लोग इवन ऑड की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या नाम दे देंगे? इवन। इसी तरह से फैक्टोरियल के लिए लाइक लिखी है तो उसको फैक्टोरियल का नाम दे दिया है। कोई भी हमारे पास टास्क है जो लाइन में परफॉर्म हो रहा है, उस सेट ऑफ लाइन को हम लोग वही नेम दे देंगे। तो सेकंड हमारे पास क्या है? यूनिक नेम एंड आइडेंटिफायर। फंक्शंस का जो नेम है वो सेम नहीं हो सकता। दो फंक्शंस का नेम हमारे पास जो है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शंस को बाय नेम आइडेंटिफाई किया जाता है। ये इनका आइडेंटिफायर होता है। जैसे वेरिएबल्स को बाय नेम आइडेंटिफाई करते हैं तो फंक्शंस को भी बाय नेम आइडेंटिफाई करते हैं। तो फंक्शंस का नेम लिखने का रूल और वेरिएबल का नेम लिखने का रूल्स मीन्स आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स सेम होंगे। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 9 में हम लोग आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स पढ़ चुके हैं। अच्छा, फंक्शंस की डेफिनेशन के बाद अब हम लोग आते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करेंगे तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? ईजियर टू कोड। कोड करना ईजी हो गया, हमारे लिए आसानी हो गई है। लेट्स से अब मैं इवन ऑड वाला प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मेरी फोकस क्या होगी, मेरी कंसंट्रेशन क्या होगी कि इवन ऑड कैसे फाइंड करते हैं। मेरी कंसंट्रेशन ये नहीं होगी कि किसी नंबर का साइन कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट कैसे करते हैं। मेरी फोकस क्या है? नंबर इवन कैसे फाइंड करते हैं, इवन नंबर होता क्या है, ये फोकस होगी। फैक्टोरियल वाले में जाके मैं ये देखूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके कितने सोल्यूशन हैं, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, ये मेरी फोकस यहाँ पे होगी। तो हमारे पास ओवरऑल लेंथी प्रॉब्लम की बजाय हम लोग स्मॉल सब प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो प्रोग्राम राइट करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है।
सेकंड हमारे पास क्या है, इजी टू डीबग एंड मेंटेन करना इजी है स्मॉल प्रोग्राम्स। अब एक लेंथी प्रोग्राम है जिसमें 10,000 लाइन्स हैं और एक स्मॉल प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास 20 लाइन्स हैं, तो 20 लाइन वाला प्रोग्राम मेंटेन करना इजी है, 10,000 लाइन वाला प्रोग्राम मेंटेन करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमने कौन सी लाइन्स लिखी थी, किस मकसद के लिए लिखी थी। हाँ 20 लाइन्स में लिखा हुआ है, लाइक हमने 20 लाइन्स लिखी हैं, उसके ऊपर हमने लेबल दिया हुआ है, फंक्शन को नेम दिया हुआ है कि ये फंक्शन के अंदर इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग कौन सा टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को डीबग करना, मेंटेन करना इजी है। मेंटेन कर समझ आ गया कि हमारे पास स्मॉल सेट ऑफ लाइन्स है, इजी टू मेंटेन है एज़ कम्पेयर टू मोर नंबर ऑफ लाइन्स। और डीबग करना इजी, लेट्स से आपने प्रोग्राम लिखा है, लाइक हमने एक कैलकुलेटर ऐड किया है जो प्लस करता है, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, फैक्टोरियल फाइंड करता है। तो हम लोग नंबर्स को हम लोग कहते हैं 3 + 2 जवाब देता है 5, मतलब हमारे पास प्लस की फंक्शनैलिटी सही परफॉर्म हो रही है। हम लोग कहते हैं जी 3 × 6 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 18, मल्टीप्लाई का रिजल्ट भी सही आ रहा है। मैं कहता हूँ जी 3 का फैक्टोरियल, वो कहता है जी 3, ये जवाब गलत है। 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, फैक्टोरियल के मॉड्यूल में सब प्रोग्राम है, ये जो जहाँ पे हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे जाके हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे और प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिकल एरर है, हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं, तो प्रोग्राम को डीबग करना आसान है। हम लोग रिजल्ट से देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किसका जवाब गलत आ रहा है, उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो जाके हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलैरिटी, मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटी छोटी स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस अप्रोच को बोलते हैं मॉडुलैरिटी या मॉडुलर प्रोग्रामिंग। जैसे यहाँ पर हमने किया था L1 प्रॉब्लम थी, इसको हमने 4 स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था, P1, P2, P3 और P4। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलैरिटी मीन्स इन विच अ लार्ज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर वो पीस ऑफ कोड फंक्शन में जाकर लिखते हैं जो बार बार इस्तेमाल करने हैं। लाइक हमने फैक्टोरियल एक प्रोग्राम के अंदर 50 दफ़ा यूज़ करना था, तो 50 दफ़ा ये फैक्टोरियल की सेट ऑफ लाइंस नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिख के उसे नेम दे देंगे कि ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो उसे जितनी बार मर्जी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है रीयूजेबिलिटी, कि आप फंक्शन एक दफ़ा फंक्शन की लाइंस लिख लें, उसे जितनी बार मर्जी मेन फंक्शन के अंदर जाके कॉल कर लें या किसी भी फंक्शन के अंदर आपको चाहिए उसे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेस प्रोग्रामिंग टाइम। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम थी लार्ज, उसको हमने 4 प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया, P1, P2, P3 और P4। अब अगर हम लोग डिवाइड नहीं करते, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में जाते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तो डिवाइड करते हैं, अनस्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं करते, वो L1 प्रोग्राम है तो वही हमने पहली लाइन से लेकर एंड वाली लाइन तक लिखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, अब मैं लिख रहा हूँ एक 100 लाइन का प्रोग्राम है, तो 100 लाइन लिखने के लिए लेट्स से मुझे लगता है टाइम 10 मिनट, 50 मिनट लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है 4 सब प्रॉब्लम्स में, अब ये 4 प्रोग्राम लिखने हैं। लेट्स से अगर ये हमारे पास प्रोग्राम था 100 लाइन का, तो अगर हम लोग 4 में डिवाइड करते हैं तो ये 25-25 लाइन के प्रोग्राम हो गए। अब क्या होगा, अगर मैं अकेला लिखूंगा तो मुझे 100 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। अब क्योंकि मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो मैं 3 लोग और ऐड कर लूँगा, मेरे साथ जो मेरी टीम होगी वो भी पैरेलल काम कर सकती है। अब 4 लोग मिलके ये 25 लाइन लिखेंगे तो कितनी जल्दी लिख लेंगे। अब ये पहले मैं अकेला काम कर रहा था, मुझे 100 लाइन लिखनी पड़ी है। अब मेरे साथ टीम है, मैंने काम को डिवाइड कर दिया, 25 लाइन इस बंदे का काम है, इस 25 लाइन एक और बंदा लिखता है, 25 और लिखता है, तो हम लोग चारों मिल के 25 लाइन के लिए जितना टाइम लगता है, लेट से 4 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं, बजाय इसके कि हम लोग 20 या 25 मिनट में लिखते हैं, तो हमारा जो टाइम है प्रोग्राम करने का वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन के बेनिफिट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सी लैंग्वेज में फंक्शन की टाइप्स कौन सी हैं। हाँ जी, टाइप्स। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास 2 फंक्शन की टाइप्स हैं। एक हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शंस
और सेकंड हमारे पास टाइप है इसकी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास दो तरह से फंक्शन हैं, दो तरह से फंक्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन हमारे पास है बिल्ट इन, सेकेंड हमारे पास है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? द फंक्शन दैट आर अवेलेबल इन लैंग्वेज, ऑलरेडी अवेलेबल। जो सी लैंग्वेज में पहले से फंक्शन अवेलेबल है उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिल्ट इन फंक्शन। और जो सी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन हैं, दीज फंक्शन आर स्टोर्ड इन डिफरेंट हेडर फाइल्स। ये सारे फंक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं? हेडर फाइल में। लेट्स से हमारे पास हेडर फाइल है stdio.h। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस printf और scanf अवेलेबल हैं। अब ये फंक्शंस ऐसे हैं जो हमने राइट नहीं किए हैं, सी लैंग्वेज के डेवलपर ने राइट करके इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर कर दिए हैं। जब भी हमें चाहिए होते हैं ये हेडर फाइल हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हम लोग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और इन्हें कॉल कर लेते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट से यूज़ करते हैं, ये printf scanf। अब हमारा काम इस चैप्टर के अंदर बिल्ट इन फंक्शन के साथ नहीं होगा, हमारा कंसर्न होगा यूज़र डिफाइंड, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर। ऐसा फंक्शन जो एज अ प्रोग्रामर हम लोग राइट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो सी लैंग्वेज हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने खुद के प्रोग्राम्स, खुद के सब प्रोग्राम्स या फंक्शंस राइट कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी लैंग्वेज में एज अ प्रोग्रामर हम लोग कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उस चीज़ की हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, उसमें लैंग्वेज में काम करने के लिए इसका सिंटैक्स के। तो सिंटैक्स में लिखने लगा हूँ। जब भी हम लोग एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, ये छोटी ब्रैकेट लिखनी है आपने। उसके अंदर हमने लिखना है पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, ये ऑप्शनल है, अगर होंगे तो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करेंगे और फंक्शन की बॉडी एंड कर देंगे। तो जब हम लोग एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो यही होगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिखेंगे विद इन पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट में, और इसके अंदर पैरामीटर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। इट मीन्स दिस इज़ ऑप्शनल, कि पैरामीटर जो यूज़ करना ये क्या है? ऑप्शनल है। अगर आपने यूज़ करने हैं तो लिखेंगे, अदरवाइज़ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन का नेम है, जो हम लोग फंक्शन को नेम देना चाह रहे हैं ये यूनिक होगा, ये फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आईडी होगी। तो फंक्शन नेम आप अपनी मर्ज़ी से देंगे, लेकिन फंक्शन का नेम वो देना है जो बिल्ट इन फंक्शन के साथ मैच नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास पैरामीटर्स हैं, अगर पैरामीटर्स हैं तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर डिफाइन करेंगे। ये नेक्स्ट इसी चैप्टर को जैसे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तब हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं वो स्टार्टिंग ब्रेस से लेके एंडिंग ब्रेस तक लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ये जो फंक्शन की फर्स्ट लाइन है जिसमें हम लोग फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स बताते हैं, इस फर्स्ट लाइन को बोलते हैं हम लोग फंक्शन हेडर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग फंक्शन बॉडी। मीन्स आ यूजर डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट इज फंक्शन हेडर एंड अदर पार्ट इज फंक्शन बॉडी। इन फंक्शन हेडर वी स्पेसिफाई थ्री थिंग्स, हम लोग तीन चीज़ें बताएंगे, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। व्हाट इज़ रिटर्न टाइप? रिटर्न टाइप में हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब हम लोग फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उन स्टेटमेंट के अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग का रिजल्ट फंक्शन बैक रिटर्न करना चाह रहा है, तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करना चाह रहा है उसकी टाइप मीन्स डेटा टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय द फंक्शन। Type means data type of the value that will be returned by the function is written first.
तो यहाँ पर अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता कोई भी, मतलब ऐसा फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी। वाइड इज द नल डाटा टाइप, इट टेक्स 0 बाइट इन मेमोरी। वाइड हमारे पास डाटा टाइप है और ये नल डाटा टाइप है हमारे पास, और ये हमारे पास मेमोरी के अंदर कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, 0 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है। ये MCQs भी पेपर में आती है कि हाउ मैनी बाइट्स रिक्वायर्ड बाय द वाइड, तो 0। अच्छा, अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो वाइड लिखेंगे, अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो जो वैल्यू रिटर्न करता है उसकी डाटा टाइप, अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है तो इंटीजर लिखेंगे, अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न होती है तो फ्लोट। तो ये इस चैप्टर के जब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम लोग वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे तो देखेंगे कैसे रिटर्न करते हैं वैल्यूज़। तो फॉर द टाइम हम लोग लिखेंगे वाइड मीन्स अब आवर फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कैसे पता चलेगा? वाइड से। फंक्शन नेम अपनी मर्जी से देंगे, पैरामीटर्स हो गए तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ये पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखते हैं कि क्यों पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं, होते क्या हैं। यहाँ पर हमारे पास पीस ऑफ कोड होगा जो हम लोग लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको एग्जाम्पल प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, डेफिनेशन देख लें। इट इंट्रोड्यूसेस फंक्शन टू द कंपाइलर, कि हम लोग जो फंक्शन राइट करने जा रहे हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कंपाइलर को। इंट्रोड्यूस कहाँ पे करवाते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन में। लेट से हम लोग लिखते हैं इंट x और x वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दी 10। हमने कंपाइलर को इस लाइन में बता दिया कि x एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा x वेरिएबल है, इंटीजर है, तो 2 बाइट मेमोरी या 4 बाइट डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर मेमोरी एलोकेट कर दी है। अगर हम लोग ये लाइन नहीं लिखते, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, तो इस लाइन पे आके हमने लिखा है x के अंदर 10 स्टोर कर दो, हमने उसे बताया ही नहीं x वेरिएबल है ये क्या है, तो कंपाइलर हमें सिंटैक्स एरर देता है, वो कहेगा x इज अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता x क्या है। तो वेरिएबल यूज़ करने से पहले हम लोग कंपाइलर को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह से फंक्शन भी यूज़ करने से पहले फंक्शन डिक्लेयर करने पड़ते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? इट इंट्रोड्यूसेस द फंक्शन टू द कंपाइलर। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखें इसका सिंटैक्स। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड पर सेमीकोलन लिखेंगे। ये हम लोग लिखेंगे बिफोर मेन फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन कहाँ पे होगी? मेन फंक्शन से पहले होगी। मेन फंक्शन लिखने से पहले हम लोग वाइड मेन से पहले लिखेंगे फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन सेम हमारे पास फंक्शन हेडर में वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पर एंड पर सेमीकोलन आता है, यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं बताएंगे। और फंक्शन डिक्लेरेशन के डिफरेंट नेम्स हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, फंक्शन सिग्नेचर भी बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। पेपर में किसी भी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन प्रोटोटाइप, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन सिग्नेचर एंड व्हाट इज मीन बाय फंक्शन डिक्लेरेशन। सेम एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? इट इंट्रोड्यूसेस द फंक्शन टू द कंपाइलर। इट इज बेसिकली द मॉडल ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का बेसिकली ये मॉडल होता है। बेसिकली ये फंक्शन के बारे में हमें कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देता है कि ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है जो हम लोग फंक्शन में प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं, ये फंक्शन का नेम है और ये इसके पैरामीटर्स हैं। अगर होंगे तो पैरामीटर्स लिखेंगे। अब हम लोग इस चीज़ को सम अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स लिखने, हैश इंक्लूड stdio.h
सेकंड हेडर फाइल हमारे पास है हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद अब मेन फंक्शन ही लिखेंगे। मैं मेन फंक्शन से पहले एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, फंक्शन की डिक्लेरेशन देने जा रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, वाइड डिस्प्ले एंड पैरेंथेसिस सेमीकोलन। मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन का नेम डिस्प्ले, पैरामीटर कोई भी नहीं है तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। मतलब मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फंक्शन का नाम मैंने रख लिया डिस्प्ले और पैरामीटर कोई भी नहीं है। तो अगर पैरामीटर कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, या वाइड लिख सकते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब ना लिखने से काम होता है। तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया डिस्प्ले, रिटर्न टाइप इज़ वाइड। अब हम कंपाइलर को पता चल जाएगा कि डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन है जिसका कोई भी पैरामीटर नहीं है और ये ऐसा फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंपाइलर अपने पास नोट कर लेगा कि डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन मौजूद है, कंपाइलर ने अपने पास लिख लिया जी। अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन के अंदर, वाइड मेन के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले मैं फंक्शन कॉल करता हूँ क्लियर स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन conio.h के अंदर है, ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ। कैसे करना है, डिस्प्ले लिखेंगे सेमीकोलन। जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं वैसे हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे डिस्प्ले। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गेट ch, मेन प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब मेन के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर की क्लियर स्क्रीन फंक्शन से, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ किया, उसके बाद मेन प्रोग्राम के एंड पर मैंने क्या लिख दिया है, गेट ch मेन प्रोग्राम एंड हो गए। अब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये करता क्या है, उसकी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। ये हम लोग लिखेंगे मेन के बाद। ये वाली फर्स्ट वाली लाइन आप लोग एंड पर कॉपी पेस्ट, वाइड डिस्प्ले पैरेंथेसिस, यहाँ पे आ जाएं। ये सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखा फंक्शन का, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये फंक्शन हेडर वाली लाइन है, ये हमारे पास लाइन किसकी है, फंक्शन हेडर। और ये वाली जो दो लाइन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास होती है इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन की बॉडी। और फंक्शन हेडर प्लस फंक्शन बॉडी दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है इसे बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें रिपीट हो गई हैं यहाँ पे। फर्स्ट लाइन फंक्शन डिक्लेयर किया हमने, फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन हेडर में कोई भी फ़र्क नहीं है, जस्ट सेमीकोलन का फ़र्क है। फंक्शन डिक्लेरेशन के एंड पर सेमीकोलन लिखते हैं, ये सेम है। अच्छा, फंक्शन हेडर फंक्शन बॉडी ये दोनों मिलकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन। मीन्स फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ फंक्शन हेडर एंड सेकंड इज़ फंक्शन बॉडी। अच्छा, ये फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पर की है हमने, आफ्टर मेन के फ़ौरन बात की है। अब इस फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग बताते हैं व्हाट अ फंक्शन डज। फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, हाय आई एम फंक्शन। स्क्रीन के ऊपर जाकर ये लिखा आ जाएगा हाई आई एम फंक्शन। यहाँ पे जो भी लिखेंगे आप लोग देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर क्या लिखा आ जाएगा, हाई आई एम फंक्शन। कब, जब इस फंक्शन के अंदर आएगा। सबसे पहले अब हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर दो फंक्शंस हैं, एक है मेन, एक हमारे पास है डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले कंपाइलर किस फंक्शन में आएगा, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर आते ही यहाँ पर क्लियर स्क्रीन है, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। क्लियर स्क्रीन के बाद हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन है। ये तो डिस्प्ले वाली फंक्शन है, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। इस लाइन को क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो कंपाइलर क्या करते हैं, जिस जहाँ पे फंक्शन कॉल लिखी है, मतलब मेन के अंदर आके हमने किसको कॉल किया है, डिस्प्ले को, तो मेन की एग्जीक्यूशन इस लाइन पे जाके स्टॉप हो जाएगी टेम्परेरीली। आरसी तौर पर मेन आगे मूव नहीं होगा। क्या करेगा, कंपाइलर स्विच करेगा जिस फंक्शन को कॉल किए। अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जब आपने कंपाइलर को बताया था, कंपाइलर ने अपने पास लिखा हुआ था डिस्प्ले फंक्शन है,
तो कंपाइलर क्या करेगा, इस डिस्प्ले फंक्शन का ये प्रोटोटाइप उठाएगा और मेन के बाद ढूंढेगा कि ये लाइन कहाँ पे मिलती है। उसे यहाँ पर ये लाइन मिली है वाइट डिस्प्ले वाली, तो इस लाइन के अंदर नीचे जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर एंटर होगा, यहाँ पर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, इस प्रिंटफ से हाई आई एम फंक्शन। तो हमारे पास प्रोग्राम के आउटपुट के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, हाई आई एम फंक्शन, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इस प्रिंटफ के बाद हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। जब फंक्शन की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, कंपाइलर रिटर्न होता है बैक कहाँ पे, उसी लाइन पे जिस लाइन पर फंक्शन कॉल की है, जिस लाइन पर फंक्शन कॉल की है। उसके बाद मेन की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, गेट सी एच है, करैक्टर गेट होगा, मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फंक्शन राइट कर सकते हैं। अब फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इनको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, डिटेल से ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन डिक्लेरेशन जिसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स हैं तो लिखेंगे अदरवाइज नहीं, और एंड पर क्या आएगा, सेमीकोलन। मेन के अंदर आए, मेन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल की। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम, फंक्शन का जो नाम है सिर्फ वो लिखेंगे, रिटर्न टाइप वगैरह नहीं लिखेंगे। और नाम लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इसके बाद क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। और फंक्शन की जो निशानी होती है वो हमारे पास क्या होती है, पैरेंथेसिस। फंक्शन की जो मेजर निशानी है वो क्या है, जब भी किसी नाम के बाद आपको ये छोटी ब्रैकेट नज़र आ जाए वो फंक्शन है। देखिए मेन के बाद है, मेन इज़ अ फंक्शन, क्लियर स्क्रीन के बाद है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, डिस्प्ले के बाद है, डिस्प्ले फंक्शन है, गेट सी एच के बाद है, गेट सी एच फंक्शन है। उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होती है तो कंपाइलर क्या करता है, जब फंक्शन कॉल करते हैं, जिस फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन कॉल की है उसकी एग्जीक्यूशन आर्जी तौर पे वहाँ पर रुक जाएगी, मेन को फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा। जिस फंक्शन को कॉल की है उस फंक्शन के अंदर स्विच करेगा, उसकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और वापस उसी लाइन पे आ जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल की है। हाँ जी, इस चैप्टर में से प्रोग्राम लॉन्ग में नहीं आएगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टेक्निकल है। आपने अच्छी तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने ये लेक्चर की वीडियो 1 या 2 दफ़ा रिपीट लाजमी करनी है। और इस चैप्टर की पेपर की वेटेज देख लें, यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में और 1 MCQs, 1 या 2 हो सकता है कि MCQs आए। तो 4 से 5 नंबर या 6-7 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ना ही इसमें से थ्योरी वाला आएगा, ना ही प्रोग्राम्स आएंगे। तो प्रोग्राम्स मैं करवाऊँगा आपको, क्योंकि प्रोग्राम्स के बगैर, एग्जांपल्स के बगैर हम आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आप लोगों ने इनकी शॉर्ट में डेफिनेशंस करनी है और MCQs करनी है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये सारी डेफिनेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन हेडर क्या है, फंक्शन बॉडी क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद फर्दर डेफिनेशन एंड फर्दर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।